रिफ्रेश संपादित है। हेलो बच्चों, आज हम लोग अभी हिंदी मीडियम का लाइव वीडियो थर्ड लेक्चर देख रहे हैं। सभी बच्चे धीरे धीरे करके 1 मिनट में जुड़ जाए। उसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोई कमेंट नहीं करे। किसी तरह का यदि कोई डाउट हो तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद कॉल करेंगे। वैसे डाउट होने नहीं देंगे। तो ठीक 1 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे। प्रकाश के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। प्रकाश की शाखाएं पढ़ी। प्रकाश में 3 शाखा पढ़ा आपने, जो कि किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की और प्रकाशमिति। तीनों का परिभाषा आपने किया। प्रकाशमिति के बाद आज हम लोग प्रकाश का एक इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। ये एक बात और बता दें, ये 9वां पाठ किरण प्रकाश की हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद 10वां पाठ तरंग प्रकाश की। दोनों प्रकाश का ही भाग है। तो अभी हम सबसे पहले अब जानना चाहेंगे कि प्रकाश में किरण प्रकाश की पढ़ रहे हैं तो हम ये समझेंगे, जानेंगे कि किरण क्या होता है। ये थर्ड लेक्चर है, तीसरा दिन है प्रकाश का। तो अभी हम ये जाने कि किरण क्या होता है, जिसको हम रे कहते हैं। देखिए, प्रकाश की एकल रेखा, प्रकाश का जो एकल रेखा, प्रकाश अगर ये बिंदु स्रोत है तो प्रकाश यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, यहां से, यहां से, यहां सब जगह से। तो जो प्रकाश की एकल रेखा होती है, ये प्रकाश का एक रेखा, तो प्रकाश की एकल रेखा को हम किरण कहते हैं। प्रकाश के एकल रेखा को हम किरण कहते हैं। प्रकाश का जो एकल रेखा है, इसी को हम किरण कहेंगे। ध्यान से बातों को अच्छी सुनेंगे कि प्रकाश का जो एकल रेखा होता है, तो ये प्रकाश का, तो प्रकाश अगर ये स्रोत है तो बहुत सारी रेखा यहाँ से गुजर रही है प्रकाश की। लेकिन ये जो प्रकाश का एकल रेखा यहाँ पे बन रहा है, तो प्रकाश की इसी एकल रेखा को हम किरण कहते हैं। अब किरण पुंज की बात करते हैं। किरण पुंज, इसको बीम कहा जाता है। किरण पुंज मतलब बीम। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। जैसे बात समझेंगे, मान लीजिए कि ये किरण है, तो ये एकल रेखा है, तो उसी तरह से किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, जहां किरणों के समूह होते हैं। तो सूर्य से चाहे किसी भी प्रकाशीय स्रोत से किरणों के समूह का ही उत्पत्ति होता है।
उत्पन्न होते हैं किरणों के समूह। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। जो किरणें, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ध्यान रखें आप। तो इसके 3 प्रकार हैं। अभिसारी किरण पुंज, अंग्रेजी में हम इसको कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। दूसरा अपसारी किरण पुंज, जिसको हम डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। तीसरा समांतर किरण पुंज, जिसको हम पैरेलल बीम कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज की अगर हम बात करें तो अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? जो अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती हो। ये देखिए ध्यान से, ये किरणों के समूह है। जैसे किरण है, किरण ये है एकल रेखा, किरणों के समूह मतलब जहां किरण के समूह मिलते हैं उसी को हम किरण पुंज कहते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। तो अब ये देखिए, तो यहाँ पर एक से ज्यादा कोई भी किरण होगी तो वो किरण पुंज हो जाता है। तो ये अभिसारी किरण पुंज है। इसका मतलब है अलग अलग दिशा से आकर सब एक बिंदु पर मिलती है, तो उसे हम किरण पुंज में अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी में किसको कहते हैं? एक बिंदु से अलग अलग दिशा में फैलती है। तो विभिन्न दिशाओं में यदि फैलती हैं तो ये अपसारी किरण पुंज है। अब इसके बाद देखिए, इसको हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो समांतर किरण पुंज की बात अगर करें तो ये वो किरण पुंज है, ध्यान रखिएगा, जो कभी भी एक दूसरे से न मिले न मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब कभी नहीं मिलती। तो अब इधर सुनिए मेरी बात को ध्यान से। तो ये दोनों किरण पुंज की क्या खास बात है? तो ये जो अभिसारी किरण पुंज है, ये अभिसारी किरण पुंज देखिए इधर ध्यान से, यहां टकरा के खत्म होगी। जो आप ये समझेंगे बात को अच्छी तरह से, अगर ये अपसारी किरण पुंज है तो अपसारी किरण पुंज देखिए, ये किरण पुंज जो ऐसे, मेरी बात समझे, अगर कोई प्रकाश की किरणें आपस में एक दूसरे से टकरा जाती है, ये चीज समझेंगे आप। अगर कोई प्रकाश की किरणें हो एक दूसरे से, ये टकराए, अब तक टकराने के बाद ये नहीं जाएंगे, तो देखिए ध्यान से, तो ये किरण जो है टकरा के खत्म हो गया। यहाँ पे जो किरण ये मिल रहा अभिसारी है तो टकरा के खत्म हो गया, और ये छितरा के खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये समानांतर किरण पुंज है तो ये बहुत अधिक दूरी तक प्रकाश की किरणें चलेगी। अगर लंबी दूरी तक प्रकाश की किरणें अगर चलती हैं, लंबी दूरी तक अगर प्रकाश की किरणें चलती हैं, तो आप समझ जाइए कि ये समांतर किरण पुंज है। लंबी दूरी तक चलने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं वो समांतर किरण पुंज है। जैसे अभी हम देखें सूर्य, सूर्य जो आपको मालूम चलता है, सूर्य से जो प्रकाश की किरण हम तक पहुंचती है ये बहुत अधिक दूरी तक पहुंचती है। तो सूर्य से जो पृथ्वी तक प्रकाश की किरणें आती होंगी वो क्या, अगर टकराती तो खत्म हो जाती, अगर छितरा के भी आती तो खत्म हो जाती। इसका मतलब है कि अधिक दूरी से तय करने वाली किरणों की जो पुंज होंगी वो कौन से किरण पुंज होंगी? वो समांतर किरण पुंज होंगी। ध्यान रखिए बात को, ये समांतर किरण पुंज की बात कर रहे हैं। तो ये तो हुआ किरण पुंज।
तो हमने ये कहा कि समांतर किरण, तो किरण और किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। इसके 3 प्रकार। अब सारी किरण पुंज एक बिंदु पर मिलके खत्म हो जाती है। अब सारी किरण पुंज छितरा के खत्म हो जाती है। समांतर किरण पुंज अधिक दूरी तक गति करती है। सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली जो किरणों के समूह हैं वो समांतर किरण पुंज है। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का ऋजुरेखीय नियम। ध्यान देंगे आप। प्रकाश का ऋजुरेखीय नियम क्या है, ध्यान देंगे। अंग्रेजी में हम इसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ध्यान रखिएगा, या इसको ऋजुरेखीय गति नियम भी कहा जाता है। प्रकाश का ऋजुरेखीय गति नियम, ध्यान देंगे। ये नियम कहता क्या है? ये नियम कहता है कि प्रकाश हमेशा सीधे एवं सरल रेखा में गति करता है। ध्यान देंगे आप। इस नियम के अनुसार प्रकाश हमेशा सीधे एवं सरल रेखा में गति करता है। ये नियम कहता है कि प्रकाश जब भी चलेगा तो सीधा चलेगा। प्रकाश ऐसा नहीं कि मुड़ मुड़ के कहीं नहीं चलेगा, जब भी चलेगा तो प्रकाश जो है सीधे रेखा में गति करता है। ध्यान रखिएगा इस नियम का अनुप्रयोग ऋजुरेखीय नियम का अनुप्रयोग। ऋजुरेखीय नियम है क्या? तो ऋजुरेखीय नियम ये बताता है कि प्रकाश हमेशा सीधे एवं सरल रेखा में गति करता है। मतलब ये जब भी प्रकाश चलेगा तो सीधा चलेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस चीजों को समझेंगे आप। तो ऋजुरेखीय नियम का अनुप्रयोग, इस नियम के आधार पर सबसे पहला छाया निर्माण, अंग्रेजी में शैडो फॉर्मेशन, दूसरा इसका उपयोग सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, तीसरा इसका अनुप्रयोग चंद्रग्रहण, अंग्रेजी में हम इसको लूनर इक्लिप्स कहते हैं। अभी जो हम देखें प्रकाश का जो ऋजुरेखीय नियम है, ये नियम क्या बताता है कि प्रकाश हमेशा सीधा और सरल रेखा में गति करता है। इसके इस कथन के अनुसार 3 ये जो नियम है ये सत्यापित होते हैं। मतलब इसी के आधार पर ये तीनों का अध्ययन किया जाता है। पहला छाया निर्माण,
दूसरा जो है सूर्य ग्रहण, तीसरा चंद्र ग्रहण, इसी के आधार पर बनता है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम छाया निर्माण की ओर पढ़ने जाते हैं। छाया निर्माण, छाया निर्माण पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि छाया किसे कहते हैं और प्रतिबिंब किसे कहते हैं। छाया और प्रतिबिंब में क्या अंतर है, बात समझिए थोड़ा ध्यान से। छाया किसे कहा जाता है, शैडो, और प्रतिबिंब जो है उसको हम इमेज कहते हैं। ध्यान रखिए, छाया और प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ध्यान से समझिए। अब एक चीज समझिए, प्रतिबिंब, इमेज किसको कहते हैं। देखिए, छाया जिसको हम परछाई कहते हैं, ये छाया और प्रतिबिंब में अंतर है। छाया किसको कहते हैं, तो हम परछाई को छाया कहते हैं। जैसे हम जमीन पर चल रहे हैं, तो जमीन पर जब आप चल रहे हैं तो चल रहे हैं अगर आप, तो आपका जो नीचे परछाई बनता है उसी को हम छाया कहते हैं। तो प्रकाश रोकने की क्रिया के कारण जो पर्दा पर प्राप्त होता है उसे हम छाया कहते हैं। लेकिन प्रतिबिंब क्या है, तो प्रतिबिंब वस्तु के समान दूसरा अगर आभास आपको दिखाई देता है, वस्तु की तरह, बिल्कुल वस्तु की तरह जो होता है, वस्तु की तरह जो दूसरा आभास है उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान दीजिए, वस्तु की तरह जो दूसरा आभास होता है, आभास की बात कर रहे हैं। जैसे छाया और प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो आप चल रहे हैं तो जो आपका रोड पे जो बन रहा है वो छाया है, परछाई है। लेकिन जब आप ऐनक देखते हैं, तो आईना जब देखते हैं तो वो आप उसमें प्रतिबिंब देखते हैं। तो प्रतिबिंब क्या है, अरे प्रतिबिंब वस्तु की तरह दूसरा आभास है, बिल्कुल आपके चेहरा की तरह उसमें दिखाई देता है। और जमीन पर क्या आपका चेहरा दिखाई देता है, नहीं, वो प्रकाश रोकने की क्रिया हो रही है। जो प्रकाश रोकने की क्रिया है वो छाया है, और वस्तु की तरह जो दूसरा आभास हो रहा है, वस्तु की तरह, बिल्कुल वस्तु की तरह जो दूसरा आभास होता है उसी को हम कहते हैं प्रतिबिंब। जैसे पानी में आप देखें तो पानी में आपका क्या बनता है, छाया बनता है कि प्रतिबिंब बनता है, तो पानी में आपका प्रतिबिंब बनता है, आईना में आपका प्रतिबिंब बनता है। ये आप ध्यान रखेंगे आप। तो सबसे पहले छाया और प्रतिबिंब के बारे में, तो प्रतिबिंब क्या है, वस्तु के सदृश दूसरा आभास प्रतिबिंब होता है। और पर्दा पर जो पर्दा है, उस पर्दा पर यदि प्रकाश रोकने की क्रिया से जो काला क्षेत्र प्राप्त होता है उसे हम छाया कहते हैं। प्रकाश रोकने की क्रिया से अगर पर्दा पे काला क्षेत्र प्राप्त होता है उसे आप क्या कहते हैं, छाया। और वस्तु के समान अगर कोई दूसरा आभास आपको दिखाई दे तो वो प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब के कितने प्रकार हैं, तो प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं, ध्यान रखेंगे। एक वास्तविक प्रतिबिंब, अंग्रेजी में हम इसको रियल इमेज कहते हैं।
दूसरा आभासी प्रतिबिंब, इसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब समझे आप, ये वो प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब उस प्रतिबिंब को कहते हैं जो वास्तविक किरण से बनता है। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए दो किरणें, दो परावर्तित किरणें हो, अपवर्तित किरणें हो, अगर ऐसे ये वास्तविक किरण है तो वास्तविक किरण से टकराया, ये टकराया और इससे जो प्रतिबिंब बना ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन मेरी बात समझ लो ध्यान से, अब ये आभासी प्रतिबिंब की अगर आप बात करें तो आभासी प्रतिबिंब, तो अगर काल्पनिक किरण से, बात समझिएगा, काल्पनिक किरण से अगर प्रतिबिंब बनता हो तो उसी को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब आप समझिए तो जैसे आप कैसे जानते हैं, मान लिया जाए कि अब ये दो किरणें इस तरह से हैं, एक दर्पण है, एक ऐसे और एक ऐसे किरण है। तो अब देखिए ध्यान से, जैसे मेरी बात सुनिए, आप किरणों को देख के आप बता सकते हैं कि वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएंगे। कैसे आप बता सकते हैं? तो देखिए आप ध्यान से, तो ये जो आप किरणें देख रही है, मान लीजिए कि हम ये किरण यहाँ रोक दिए तो ऐसे ये किरण जा रही है, तो अब ये बताइए कि ये किरणों के बीच की दूरी हमेशा बढ़ रही है कि घट रही है? ये देखिए आप ध्यान से, ये यहाँ, फिर ये यहाँ, दोनों के बीच की दूरी घट रही है। तो जब दो किरणों के बीच की दूरी अगर लगातार कम हो रही हो तो आप समझ जाइए कि ये वास्तविक किरणें बनाएंगी, आगे जाके ये टकरा जाएंगी और ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगी। लेकिन अब ये देखिए आप, यहाँ पे ये टकराने के बाद ये क्या है, इन दोनों किरणों के बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो दोनों किरणों के बीच की जब दूरी बढ़ रही है तो ये समझिए मेरी बात को ध्यान से, तो इधर तो कभी टकराएंगे नहीं, तो इसको आपको पीछे लेके आना पड़ेगा। जब आप पीछे लेके आएंगे तो यहाँ पे ये जो प्रतिबिंब बना, ये काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब होगा। जो काल्पनिक, मेरी बात समझिए, जो काल्पनिक किरणों से जो प्रतिबिंब बनती हैं वो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कही जाती हैं, और जो वास्तविक किरणों से प्रतिबिंब बनती हैं वो आभासी, ये वास्तविक से वास्तविक, आभासी से आभासी। अब ये समझिए बात को ध्यान से, हमने ये कहा कि आप कैसे समझेंगे, तो अगर किरणें अगर अभिसारी प्राप्त होती हैं, मेरी बात समझिए जो हम बोल रहे हैं, अगर दो क्रिया परावर्तन अपवर्तन, तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद मेरी बात समझिए थोड़ा ध्यान से, अगर मान लीजिए कि दर्पण टकराने के बाद की बात हो रही है, जैसे एक चीज देखिए, मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है, बोलिए दर्पण का एक उदाहरण दे रहे हैं, यहां से एक प्रकाश ऐसे आया और यहां से एक प्रकाश ऐसे आया, ये दोनों किरणें ऐसे होंगी, तो ये जहां टकरा रही है, परावर्तन के बाद टकरा रही है, तो जहां ये टकराई है वहीं पर ये प्रतिबिंब का निर्माण करेगी। बात समझ लो ध्यान से। तो हमने ये कहा कि अगर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक किरणों के टकराने से बनती है, और आभासी प्रतिबिंब जो है आभासी किरणों के टकराने से बनती है। अब ये जान लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे, अगर ये परावर्तन के बाद अभिसारी किरण होती है, अभिसारी माने नजदीक जाती हुई, तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद किरणें अभिसारी होती हैं, तो आप समझ जाइए कि ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगी। और अगर ये परावर्तन, समझिए मेरी बात ध्यान से, अब ये अपसारी किरण होगी तो आपको पीछे लाके ये किरण प्रतिबिंब बनाना होगा, और इससे जो किरण बनेंगे वो आप ध्यान रखें वो आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे। तो ये तो प्रतिबिंब था छाया। अब हम रेखीय नियम से छाया निर्माण पढ़ेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, इसको आप ध्यान में रखें। अब इसके बाद अगर आप देखें तो छाया निर्माण की बात करें, छाया निर्माण कैसे,
छाया निर्माण मतलब शैडो फॉर्मेशन। अब देखिए ये कोई अपारदर्शी वस्तु है, मतलब जिससे कोई प्रकाश की किरण पार न कर पाए। देखिए कभी भी जो छाया बनती है वो अपारदर्शी वस्तु का ही छाया बनेगा। अब मान लीजिए बीच में आप शीशा, कहीं आप देखें शीशा का दरवाजा है तो कहीं जमीन पे उसका परछाई होता है? नहीं। जब भी छाया बनेगा, परछाई बनेगा तो किसका बनेगा? जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है। देखिए ध्यान से, अब ये अपारदर्शी वस्तु है, तो जब ये अपारदर्शी वस्तु है तो इसी का छाया बनेगा। मेरी बात समझेंगे? अब इसके सामने क्या है कि एक प्रकाशीय स्रोत है, जैसे सूर्य मान लीजिए। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसमें कुछ क्वेश्चन समझ में आएंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर हम एक पर्दा लगा देते हैं, इससे प्रकाश की किरणें, एक प्रकाश की किरणें जो है 4 किरण लेंगे, इसमें हम एक प्रकाश की किरणें स्रोत से ऊपर जाती हैं, एक प्रकाश की किरण जो है इसमें नीचे से नीचे जाती है, एक प्रकाश की किरण ऊपर से नीचे जाएगी, और एक प्रकाश की किरण नीचे से ऊपर जाएगी। ये जो है ये पर्दा लगा है, ये अपारदर्शी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो लिख दिए अपारदर्शी है। पहली किरण ये गई, दूसरी किरण ये, तीसरी, चौथी किरण ये। अब इसके बाद ये जो भाग आपको दिखाई दिया ये पूर्णतः काला भाग होता है। अब इसके बाद ये जो प्रकाश यहां आया है वो हल्का काला भाग है। छाया यहां तक है, लेकिन जिसमें ये बीच वाला जो भाग है वो पूरा काला होता है। इसको हम अम्बरा क्षेत्र कहते हैं। छाया का ये अम्बरा क्षेत्र कहा जाता है। और ये जो है हल्का काला भाग होता है। बाहर जब आप परछाई देखेंगे तो परछाई में होता है क्या कि कुछ भाग जो है पूरा काला होता है और कुछ भाग जो है हल्का काला होता है। तो ये वो हल्का काला भाग है। ये जो हल्का काला भाग है इसको हम पेनम्बरा क्षेत्र कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये जो हो गया ये छाया निर्माण की प्रक्रिया हो गई। अब इसके बाद छाया ऐसे बना। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि मेरी बात सुनिए, अब छाया बनने का कारण, छाया कैसे बनता है, छाया कब बनता है? देखिए, छाया निर्माण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रकाश जो है, एक ये ऊपर से ऊपर वाला प्रकाश है इसमें, और नीचे से नीचे वाला प्रकाश है। ये प्रकाश सबसे इंपॉर्टेंट प्रकाश है। अब इसके बाद ये जो किरण आपको दिखाई दे रही है इस तरह से, इसको उल्टाते हैं, इसको अगर आप आगे बढ़ाते हो
तो ये बढ़ेगा नहीं, क्योंकि बीच में पर्दा है। अब ये बिंदु को एपेक्स कहा जाता है। ध्यान देंगे आप, इससे क्वेश्चन अभी जैसे आप जानते हैं कि जब कोई चिड़िया आकाश में उड़ती है तो उसका परछाई जमीन पे नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता, इससे आपको मालूम चलेगा। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले। तो अब ये देखिए, अगर आप इसको बना दिए, इसको आप बढ़ाते हैं तो ये जो बिंदु यहाँ टकराती है, इस बिंदु को हम एपेक्स कहते हैं। अब देखिए, इस एपेक्स छाया कब बनेगा, जब एपेक्स से पहले, जब आप एपेक्स से पहले अगर आप पर्दा रखेंगे, एपेक्स से पहले पर्दा रखेंगे तो आपको छाया की प्राप्ति होगी। और जब एपेक्स के बाद अगर आप पर्दा रखते हैं, यही अगर आप एपेक्स के बाद अगर आप पर्दा रखते हैं तो आपको कभी भी छाया की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात आप समझिएगा। यहाँ अगर आप रख देते हैं पर्दा तो आपको छाया नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ टकरा के प्रकाश खत्म हो गया। बात समझ लो मेरे से। अब इसके बाद देखिए, तो ये छाया निर्माण होगा। क्वेश्चन हमारे लिए है कि अगर कोई चिड़िया आकाश में उड़ती है तो उसका जमीन पर छाया क्यों नहीं बनता है? ध्यान रखें आप। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि जैसे मान लिया जाए ये सूर्य है और ये मान ली पृथ्वी है, और यहां से कोई चिड़िया उड़ना शुरू करती है। तो जब कोई चिड़िया उड़ना शुरू करती है, मान लीजिए कि यहां पे है, तो जब वो उड़ना शुरू करती है तो उसका परछाई यहां बनता है, लेकिन ऊपर चल जाएगी तो नहीं बनेगा। क्यों? देखिए, एक प्रकाश जो आपको मालूम है ऊपर से ऊपर आता है, ऐसे एक प्रकाश नीचे से नीचे आता है, ऐसे। ये वो इसका एपेक्स, और ये पृथ्वी जो है एक पर्दा की तरह काम कर रही है, और जो ये पर्दा की तरह जब ये काम कर रही है, एपेक्स से पहले पर्दा है तो इसका छाया बनेगा। एपेक्स से जब पर्दा पहले है तो इसका छाया बनेगा। लेकिन वही जब ये चिड़िया, मान लिया जाए सूर्य है, यहां पे पृथ्वी, ये पर्दा, और ये चिड़िया जो है आकाश में ऊपर की ओर चली जाए, तो अब देखिए एक प्रकाश जो है ऊपर से ऊपर चलेगा, एक प्रकाश यहां से नीचे चलेगा। अब यहाँ एपेक्स हो गया, और उसके बाद जो है आपका ये पर्दा पड़ा तो इसका छाया जो है प्राप्त नहीं होता है। तो इसका जवाब आप क्या लिखेंगे? जब चिड़िया जो है जमीन से उड़ना शुरू करती है तो उड़ते समय प्रारंभ में इसका छाया इसलिए बनता है क्योंकि उस समय पृथ्वी जो पर्दा की तरह कार्य कर रही है वह एपेक्स से पहले, जबकि वो चिड़िया ऊपर चली जाए तब, ऊपर अगर ये चिड़िया चल जाएगी तो उसका एपेक्स जो है पर्दा से ऊपर प्राप्त होता है, जिसके कारण यहाँ पर आपको छाया नहीं बनता है। ये तो हुआ। एक और चीज यहाँ पे समझने की बात है, एक क्वेश्चन यहाँ पे और है कि दूर, जैसे जैसे मान लीजिए दो पेड़ खड़ा हो, दो पेड़ दूरी पर हो, लेकिन जैसे जैसे आप उस पेड़ से दूर जाते हैं तो लगता है कि वो दोनों संपर्क में आते जाता है। जैसे मान लीजिए ये दो वस्तु है, और आप क्या कर रहे हैं, ये एक वस्तु है ए और दूसरा वस्तु बी है, आप यहां पर है। मान लीजिए कि कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, अब ये आदमी ऐसे इससे दूर जा रहा है, जैसे जैसे आप दूर जाइएगा वैसे वैसे लगेगा कि वो नजदीक है, वो नजदीक आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वो क्या कारण है कि वो नजदीक, लेकिन कुछ दूर और चले जाएंगे तो लगेगा कि वो दोनों ए और बी वस्तु एक दूसरे के संपर्क में है। इसका कारण क्या है?
कब वो लगते हैं कि जब वो कब किस समय वो लगते हैं कि एक दूसरे के संपर्क में दोनों वस्तु हैं। तो मान लीजिए कि सबसे पहले आप यहाँ पे हैं, एक व्यक्ति इस समय दूर जा रहा है, वो इधर जा रहा है, कुछ देर के बाद ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो अब देखिए ध्यान से, जब आप यहाँ से देखें तो इस समय मानव के नेत्र पर कोण जो बन रहा है, मान लीजिए θ1 है, अब वो आगे चला गया, अब ये कोण जो बना, इधर से ये व्यक्ति आगे गया है, इधर व्यक्ति की गति है इधर, तो यहां जो कोण बना, इस कोण को हम मान लिया θ2। इसके बाद ये जो कोण यहां बना, ये कोण हम यहां मानते हैं कि ये कोण θ3 बना। तो आप देखिए थोड़ा ध्यान से कि आपको लग रहा होगा कि जैसे ये कोण बड़ा है, यहां से ये कोण छोटा होगा, यहां और छोटा होगा। जैसे जैसे आप इन दोनों वस्तु से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे नेत्र पर जो कोण बन रहा है, वो कोण जो है धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। तो जब ये कोण धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, मतलब θ1 से θ2 छोटा हो गया, θ2 से θ3 और कोण छोटा हो गया, जिधर मुंह बंद है छोटा है। तो ये तो कोण जब मानव नेत्र पर जो कोण बनता है दो वस्तुओं का, वो बताता है, उसी कोण से हम निर्धारित करते हैं कि ये जो दोनों वस्तु हैं वो कितनी दूरी पर होंगी। तो जब ये धीरे धीरे आप ये दूर जा रहे हैं तो इसका कोण छोटा होते जा रहा है, इसलिए वो लग रहा है कि वो नजदीक होते जाएगा। और जैसे ही ये कोण, जैसे ही यह कोण 2 मिनट से कम 2 मिनट से कम हो जाए, तब ये दूरस्थ संपर्क में नजर आते हैं। दूरस्थ वस्तु भी संपर्क में नजर आते हैं। लगता है कि ये जो दोनों वस्तु है एक दूसरे के संपर्क में है। ये बात समझिए थोड़ा ध्यान से। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद का टॉपिक है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण देखिए ध्यान से। ये सूर्य है और ये यहां मान लो कि आप कि ये पृथ्वी है। सूर्य बड़ा है पृथ्वी से, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करती है। बस में ध्यान से। तो जब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करती है तो यहां एक समय ऐसा आएगा कि चंद्रमा इन दोनों के बीच में आएगी और बीच में ऐसी आएगी कि चंद्रमा का छाया पृथ्वी पर बन जाए। बात समझिए ध्यान से। ये चंद्रमा है तो सूर्य का आपको मालूम है कि एक प्रकाश ऊपर से ऊपर जाएगा, एक प्रकाश नीचे से नीचे जाएगा, एक प्रकाश
नीचे से ऊपर से नीचे जाता है, एक प्रकाश नीचे से ऊपर जाएगा। ये दोनों उतना मायने नहीं रखता है जितना कि इस समय ये दोनों मायने रखता है। ये देखिए, ये वो भाग है जहां चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को नहीं जाने दे रहा, मतलब ये वो भाग है जहां पर पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा का छाया बन जाता है। चंद्रमा का छाया, अब मेरी बात समझिए थोड़ा ध्यान से। सूर्य ग्रहण कब होता है? देखिए, हमको ये लगता है कि पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे का छाया बर्दाश्त नहीं कर पाते, और जब एक दूसरे पर छाया बन जाए तो हम उसको ग्रहण समझते हैं। बात समझिए थोड़ा ध्यान से, हम उसको ग्रहण समझते हैं। जैसे मान लीजिए, इधर समझिए बात को अच्छी तरह से, कि ये जो चंद्रमा की बात करें आप, तो चंद्रमा की जो यहाँ पे छाया इस पृथ्वी पर बन रही है, तो चंद्रमा की जो छाया यहाँ पृथ्वी पर बनी, इसी समय इसको हम कहेंगे कि सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो किसी न किसी अमावस्या के दिन ही होता है। तो जब ये, अब ये देखिए ध्यान से, सारे अमावस्या को नहीं हो सकता है। जिस अमावस्या के दिन इस चंद्रमा का छाया पृथ्वी पर बन जाए, मान लिया कि यहां है, अगर चंद्रमा यहां है तो यहां है, तो इसका एपेक्स पहले रहेगा। अरे एपेक्स पहले रहेगा ना जी, तो जब एपेक्स पहले रहेगा तो इसका छाया नहीं बनेगा, तो उस अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण नहीं कहा जाएगा। उसी अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण कहा जाएगा जिस समय इसका छाया यहां पर बनता है। ध्यान रखिए बात को अच्छी तरह से। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा इस प्रकार आ जाए कि चंद्रमा का छाया पृथ्वी पर प्राप्त होता हो, तब इस प्रक्रिया को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसका एक बार फिर से फिगर देख लेंगे आप। ये सूर्य है, ये चंद्रमा और ये पृथ्वी। तो एक प्रकाश जो है ऊपर से ऊपर आता है, एक प्रकाश नीचे से नीचे जाता है, सीधा प्रकाश बनेगा। एक प्रकाश ऊपर से नीचे जाता है, ये छाया है, और एक प्रकाश नीचे से ऊपर जाएगा। ये वो भाग है जहां पर चंद्रमा का छाया बना, तो यही वो जगह है जहां पर सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। आपको मालूम भी होगा कि सूर्य ग्रहण पूरे पृथ्वी पर एक साथ नहीं होता है। तो अब ये देखते हैं सूर्य ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण। अगर आप
अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको सुनेंगे तो हर चीज समझ में आएगा। लेकिन अगर आप हाय हेलो के कमेंट में रहेंगे, चाहे किसी तरह का कमेंट आप करने में रहेंगे, क्या आप सुन रहे हैं? चंद्रग्रहण की बात करें, ग्रहण का मतलब होता है छाया बनना। छाया बनना ही ग्रहण है। अब आप देखिएगा, जैसे मान लिया ये सूर्य है, यहां बीच में पृथ्वी, जब चंद्रमा आ गया था बीच में तो ये सूर्य ग्रहण हो गया। और ये चंद्रमा पीछे चल जाए, जैसे ये चंद्रमा अगर ये चल रहा है तो एक समय यहां आया कि जो यहां पे सूर्य ग्रहण हो गया, अब ये पीछे चल जाएगा तो चंद्र ग्रहण हो गया। मतलब जब चंद्रमा बीच में है तो ये सूर्य ग्रहण है, और जब ये पीछे, जब ये चंद्रमा के चलने से ही ग्रहण की प्राप्ति होती है। और उस प्रकार से ध्यान दीजिए आप, चंद्रमा अगर चल रही है तो ग्रहण की प्राप्ति होती है। तो चंद्रमा ऐसे चल रहा है, इस तरह से चंद्रमा चल रहा है, तो चंद्रमा जब बीच में आ गया तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण हो गया। ध्यान रखिए आप, इस प्रकार से ध्यान रखें तो इसका छाया किस पर बना, छाया पर बना। तो चंद्रमा यहाँ आ गया, अगर यहाँ आता है, ऐसा आया, चंद्रमा तो हर अमावस्या को लगभग बीच में आता है, लेकिन उसी अमावस्या के दिन ध्यान रखिएगा सूर्य ग्रहण कहा जाएगा, जिस अमावस्या के दिन चंद्रमा का छाया पृथ्वी पर पड़ गया। अब इसके बाद जैसे कहने का मतलब, अब ये चंद्रमा चला गया पीछे, यहां चला गया, तो जब ये चंद्रमा यहां पीछे चला आया पीछे, तो अब देखिए, तो पृथ्वी का छाया बनेगा चंद्रमा पे। तो छाया कैसे बनेगा? एक प्रकाश ऊपर से ऊपर, एक प्रकाश नीचे से नीचे, एक प्रकाश ऊपर से ऊपर, एक नीचे से नीचे, एक ऊपर से नीचे, ऐसे जाता है ना, ऊपर से ऊपर, एक नीचे से नीचे। एक समझ गए आप लोग, 4 किरण होती है छाया में, ऊपर से ऊपर गया, नीचे से नीचे गया, ऊपर से ये नीचे आया, नीचे से ऊपर ये 4, और इसके पीछे ये चंद्रमा हो गया, चंद्रमा का रास्ता हो गया। मान लीजिए चंद्रमा यहां से चला, यहाँ कोई ग्रहण नहीं था, चंद्रमा यहाँ चला आया, तो यहाँ जब चला आया तो इसका मतलब यहाँ ग्रहण प्रारंभ हो गया, ये हल्का काला भाग हो गया। फिर ये चंद्रमा यहाँ आ गया तो पूरा चंद्रमा जो है हल्का काला हो जाएगा। ध्यान, चंद्रमा चल रहा है इसके, यहाँ से चंद्रमा जो है ऐसे चला, यहाँ आया तो ग्रहण प्रारंभ हो गया, हल्का काला, ये सफेद है। अब यहाँ आया तो पूरा चंद्रमा जो है हल्का काला हो गया, यहाँ आया ये हल्का काला हो गया, अब यहाँ आया ये भाग जो है पूरा काला हो गया। ध्यान दीजिए, और ये अब हल्का काला है, पूर्ण चंद्र ग्रहण इसको कहते हैं, होने लगेगा। अब इसके बाद ये पूरा चंद्रमा यहाँ जब बीच में आ गया तो पूरी चंद्रमा, ये पूरा चंद्रमा जो है ये काला हो गया। इसका मतलब है यहाँ पर पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पे पड़ गई, और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ गई तो उसी को ग्रहण करते हैं, ये चंद्र ग्रहण हो गया। अब यहाँ से बाहर निकला तो ये हल्का का, ये काला हो गया, ये हल्का काला, ग्रहण अभी लगभग खत्म होने लगा, ये हल्का काला, फिर ये देखिए ये भाग हल्का काला और ये सफेद हो गया, और ये यहाँ जब चंद्रमा आया तो पूरा ग्रहण खत्म हो गया। ये चंद्रमा ऐसे चल रहा है, एक बार फिर से समझने की बात अच्छी तरह से, ये सूर्य, ये पृथ्वी, और ये घूम कौन रहा है? चंद्रमा। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ गई, और ऐसे आ जाए कि पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर, पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर बन जाए, तो इसी समय हम इसको चंद्र ग्रहण करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी इस प्रकार आ जाए
कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर छाया हमारा प्राप्त होती है, तब उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण है। ये जब भी होता है तो पूर्णिमा के रात में होता है, और वही पूर्णिमा के रात में होगा, सारे पूर्णिमा के रात में नहीं होगा। जिस पूर्णिमा के रात में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। एक चीज ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए, और जो लाइव दे रहे हैं उसमें कमेंट बाजी मत कीजिए। कमेंट ठीक है आप करते हैं, उसमें डाउट पूछिए तो हम बाद में देखिए तो उसको समझा पाएंगे कि पिछले क्लास में ये। लेकिन 2-3 दिन से हम क्लास ले रहे हैं लेकिन डाउट कोई पूछ नहीं रहा है, केवल हाय हेलो का कमेंट। आप ध्यान कमेंट पर देते हैं अगर आप, तो आप पढ़ क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं। और जब आप सुन नहीं रहे हैं तो आपके आंख से आंसू ही गिरेगा बाबू, आज गिरे या कल गिरे। पढ़ाई बहुत जरूरी चीज है, इसके लिए कंसंट्रेशन बनना चाहिए। कुछ भारी चीज आज नहीं बताया हमने। क्या बताया कि छाया किसको कहते हैं? आपको मालूम है कि छाया प्रकाश रोशनी से जो काला भाग जमीन पर प्राप्त होता है वो छाया हो गई, और वस्तु की तरह जो दूसरा बिल्कुल दिखाई दे उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ऐनक में आपका प्रतिबिंब बनता है, पानी में आपका प्रतिबिंब बनता है। तो ये ऋजुरेखीय नियम जो है, ये ऋजुरेखीय नियम जो है, इस ऋजुरेखीय नियम से 3 अनुप्रयोग हुए। एक छाया निर्माण हुआ, दूसरा सूर्य ग्रहण हुआ, तीसरा चंद्र ग्रहण हुआ। छाया निर्माण अगर आप बात करें तो छाया निर्माण क्या हुआ? हमने बताया कि अपारदर्शी वस्तु का होता है। तो अपारदर्शी वस्तु जिससे कि प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है, पर्दा लगा दिए, जहां टकराई उससे पहले, एपेक्स से पहले अगर पर्दा रखें तभी जाके, एपेक्स से पहले यदि आप पर्दा रखें तभी जाके छाया बनेगा। उड़ती हुई चिड़िया के बारे में बताया, अगर जमीन पर है तो उसका एपेक्स जमीन के बाद बनता है तो छाया बनेगा। जैसे ऊपर आ गया तो उसका एपेक्स ऊपर आ जाता है, नहीं बनेगा, ये आपको बताया था। दूर जाते हैं आप तो उसके नेत्र पर कोण कम होते जाता है, और जब वो 2 मिनट से कम हो जाए तो वो संपर्क में लगेगा, दूर का वस्तु भी संपर्क में लगेगा। कौन भारी चीज बताए? सूर्य ग्रहण की बात करें आप तो भाई जो भी ग्रहण होता है चंद्रमा के गति का, जब यहाँ चंद्रमा बीच में आ गया तो चंद्रमा का परछाई इसमें पड़ गया पृथ्वी, तो सूर्य ग्रहण हुआ। अगर पीछे चला गया तो पृथ्वी का छाया इस पर आ गया तो उसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। ध्यान देंगे, अगले क्लास में आगे पढ़ेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन था, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन हाँ कल वाला जो क्लास था प्रकाश मिति, उससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।